जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने सिर्फ डिफेंस बजट नहीं बढ़ाया बल्कि उसने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी बदल दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चुनौतियां, चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडो पैसिफिक में बदलते पावर इक्वेशंस के बीच अब दिल्ली में एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी को अगले सालों के लिए डिफाइन कर सकती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह करते हैं, एक ही बैठक में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल पर फैसला करने जा रही है। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि ओएन जो मिलती है, तो ये भारत की रिसेंट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में सबसे बड़ा कदम एक ये होने वाला है। लेकिन असली जो कहानी है वो सिर्फ 1 लाख करोड़ की नहीं है। असली कहानी है भारत की कि भारत किस जंग की तैयारी कर रहा है। तो समझेंगे इस पूरे प्रश्न को विस्तार से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। एक बार फिर से मुझे बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर एक ही मीटिंग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस प्रपोजल, क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या, जैसे कि मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आज यही है कि क्या भारत किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है उनको बदल दिया है, कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, जिस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी का इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर इश्यू के ऊपर भी इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। चाइना और पाकिस्तान दोनों कश्मीर इश्यू वापस यूएनओ में उठा रहे हैं। एक तरह से जो चाइना यूएनओ को खुद नहीं मानता, वो यूएन के अंदर कश्मीर का जो मुद्दा है उठाने की कोशिश कर रहा है। भारत के अंदर 100 लोगों ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी से एक तरह से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो शहबाज शरीफ से बात करिए। हर जगह भारत को बात करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके साथ आप देखिए, भारत के जो वहां के जो पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनके जाहिल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो बोल रहे हैं कि भारत के पास नल है और जिस हाथ के पास वो नल है उस हाथ को हम काट देंगे। तो मतलब एक ही चीज है, डायरेक्टली मोदी जी को वो एक तरह से थ्रेटन कर रहे हैं। सेकंड, कल वो बिलावल भुट्टो, जिसका अफेयर चलता रहता है हिना रब्बानी खेर के साथ, वो बोल रहा है कि हम एक तरह से हम भारत को न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देने वाले हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो चुका है। और हमने पानी छोड़ा है, नीचे का डैम का पानी छोड़ा है, जिससे सारा जो कचरा है, पत्थर है, रेत है, उनके डैम में जाके एक तरह से वहां पर जमा हो गया, जिसके कारण पानी वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। आज भी भारत ने पानी नहीं रोका है, पर वो बोले कैसे? इससे पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है चरमरा गई है। और अब देखिए, वहां पर एल नीनो का इफेक्ट होने से पूरी देश के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान कोई भी बहाना लेके भारत पे कभी भी हमला कर सकता है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि बिल्डअप हो रहा है। देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही है, पाकिस्तान अपनी वेपनरी बना रहा है, हैंगर क्लास सबमरीन वो लेके आ चुका है चाइना से, अपने इंजीनियर्स भेज चुका है टर्की में, सब जगह से तैयारी हो रही है। तो भारत को भी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी के अंदर आप देखिए, भारत के अंदर अभी जो नया जो जो भारत का मोटो है, मेड इन इंडिया तो जरूर है। अब आपको ये जितने भी इक्विपमेंट्स है, डिजाइन, डेवलप्ड एंड ओन्ड बाय इंडिया, ये करना पड़ेगा। आपको मिलिट्री इक्विपमेंट का जो इंपोर्ट है वो आपको कम करना पड़ेगा, और आपको यहां पर डेवलप करना पड़ेगा क्रिटिकल वेपनरी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई और जो प्राइवेट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है सरकार ने, यहाँ पर जो रिसर्च एंड इनोवेशन डेवलपमेंट फंड है 1 लाख करोड़ का, उन्होंने ऑलरेडी बजट के अंदर प्रावधान कर दिया है। अंबर जी, अब तो भारत ने, आप ये देखिए कि मार्च के अंदर हमने 2,38,000 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर किया था। एडिशनल अभी 1 लाख करोड़ का हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ड्रोन्स के ऑर्डर दे चुके हैं। भारत पूरी तैयारी कर चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ एक तरह से अगर ऑपरेशन सिंदूर हो
और इस बार जो वॉर होगा शॉर्ट वॉर नहीं होने वाला, इट विल बी अ लॉन्ग वॉर। इसमें कैजुअलिटीज भी ज्यादा रहेगी। आपको अपना जो देश के अंदर वेपनरी रहेगी वो ही काम आने वाली है। इमरजेंसी सप्लाईज अगर आप विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंड करोगे तो मोस्ट लाइकली है कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं आपको डिच करेगी। इसके लिए मेक इन इंडिया से डिजाइन डेवलप्ड एंड ओन्ड इन इंडिया ये बात हो रही है। और जितनी भी कंपनियां जो भारत के जो आर्म्स बेचना चाहती है उनको बोल दिया है 55, 60, 70% लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स भी भारत के अंदर बनाने पड़ेंगे, ये भी शर्त रख रखी है। अब इसी के अंदर अंतर्गत आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है जो भारत सरकार ने लिया है। लेकिन रमेश जी, क्या इसके पीछे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी कि जो मल्टी फ्रंट हमारे सामने चैलेंज है उस सब के चलते भारत मतलब जो ये डिफेंस स्पेंडिंग है उसको तेज करने पर मजबूर हो गया है क्या, जो चैलेंजेस अभी भारत के सामने आ रहे हैं फ्रॉम मल्टी फ्रंट? अंबर जी, मैं इसको अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, चैलेंज नहीं बोलता हूँ, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के अंदर हमारे डिफेंस सिस्टम्स इफेक्टिव पाए गए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर मिल रहा है आपको। आप पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को यूरोपियन कंट्रीज देख रहे हैं। हमारी जो आप देख लीजिए, हमारी जो आर्टिलरी गन है जो भारत फोर्ज बनाता है, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी, उनका भी ऑर्डर आ रहा है अमेरिका से। हमने अभी एक तरह से करार किया है। तो ये सब चीज बताता है कि जब भी वॉर होगा भारत अपनी सारी लेटेस्ट वेपनरी डिस्प्ले करेगा और पाकिस्तान के पास जो चाइनीज, अमेरिकन, टर्किश जो वेपनरी है उसको वो ध्वस्त करेगा। अब सबसे बड़ी बात है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान अमेरिकन, चाइनीज और टर्किश वेपनरी यूज किया और टर्की को सबको मालूम पड़ गया तीनों के पास कि भारत के पास एडवांस वेपन्स है, तो वो खुद ही बोल देंगे पाकिस्तान को वॉर के ऊपर मत जाने को। क्योंकि पाकिस्तान अगर उनकी वेपनरी यूज करके वॉर वापस हार जाता है तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को खत्म हो जाएगी। अभी देखिए यूएई ने ब्रह्मोस लेना चालू कर दिया, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भीख मांग रहे हैं कि हमें आप ब्रह्मोस दे दो। अमर जी, आप विश्वास करोगे? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हमें तो चाहिए, वी शुड बी रेडी फॉर वॉर। जितना ज्यादा वॉर होगा हमारे आर्म्स इंडस्ट्रीज के ऊपर एक तरह से विदेशी कंपनियां जो हैं, विदेशी कंट्रीज, दे विल बी फोर्स्ड टू मैन्युफैक्चर देयर आर्म्स इन इंडिया। इजराइल हमारे देश के अंदर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रहा है। वो भारत को बोल रहा है कि हम एक सीक्रेट मिलिट्री डिफेंस पैक कर लेते हैं। रशिया हमसे ब्रह्मोस मांग रहा है। सोचिए, रशिया वो खुद मांग रहा है हमसे ब्रह्मोस। ये चीज बताता है कि भारत एक एक्सपोर्ट हब बन सकता है। वी शुड बी रेडी, वी शुड बी एक्चुअली, मेरा ये मानना है वॉर कल हो तो और भी अच्छा है। जल्दी इनका निपटारा कर देते हैं और पीओजेके को भी ले लेते हैं। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सिर्फ क्या वेपन्स खरीद रहे हैं या फिर जो 21st सेंचुरी है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री है वो बिल्ड कर रहा है? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री तो तब बनेगी जब यहाँ पे इकोसिस्टम होगा। अगर पहले हम सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, पर अभी बिल्डअप होना चालू हुआ है। अभी भी आज हम साउथ कोरिया, टर्की सबसे पीछे हैं। पर आप देखिए कुछ सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर जिस हिसाब से डिफेंस के अंदर जो स्टार्टअप्स आए हैं, डिफेंस के अंदर आप ये देखिए कि जिस हिसाब से सरकार उनको सॉवरेन गारंटी बोलती है कि हम आपके ले लेंगे सारे जो भी आप इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो। बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है। और सेकंड, आप देखिए आपके पास वो पावर रहता है, आपके पास वो शक्ति रहती है, तो विदेशी शक्तियां भारत के ऊपर आंख नहीं दिखा सकती। आज हमारे पास रफाल जेट्स है। रफाल के आप सोच लीजिए, हमारे देश में रखकर हम न्यूक्लियर मिसाइल अगर छोड़ देते हैं उनके ऊपर, न्यूक्लियर वॉरहेड, तो हमें हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। मीटियोर मिसाइल जो है, जो रफाल की है, वो डायरेक्ट जाके हिट कर देगी। आपको ये भी बता देता हूं कि ब्रह्मोस के अलावा इजराइल की जो लोरा और रैम्पेज मिसाइल्स है, उन्होंने भी बहुत बड़ा कहर बरपाया था ऑपरेशन सिंदूर में। अभी तो ब्रह्मोस जो है हमने सुकोई की 30 के अंदर फिट कर दिया है। अभी ब्रह्मोस एनजी है, ब्रह्मो एनएक्सटी है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज, मतलब इतनी सारी वेरिएशंस आ गई है कि आप सोच नहीं सकते हो। K4 मिसाइल से जो सबमरीन से छोड़ सकते हैं, K5 पे काम चल रहा है।
और आपको ये भी मालूम है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल वाला, मतलब एक ही सिंगल मिसाइल में 10 से 11 वॉरहेड है, जिसको आप जब चाहे मिड फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री में उसको चेंज कर सकते हो, और वो भी वो जिगजैग पैटर्न में जाने वाली है, लीनियर पैटर्न में नहीं जाने वाली, और ये लो ऑल्टीट्यूड पे जाएगी, तो कोई भी इसको डिफेंस सिस्टम इसको एक तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। मानता हूं भारत की जो एयरफोर्स है थोड़ी वीक हो सकती है, पर जज्बा हमारे जवानों में कम नहीं है। और एक और एक चीज बोल रहा हूँ, इंटरग्रेटेड बटालियन ग्रुप वो फॉर्म हो चुका है, 5000 ग्रुप की एक टुकड़ी हो रही है, और एक तरह से जिसके कारण आप देखिए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में वो काम आने वाला है। और इसमें आप जितने भी आप इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, जैसे रेडार्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जो मैन पार्ट्स की बात की गई है, ये सब जो है हमारे ग्राउंड फोर्सेस को एक तरह से उनको बहुत बड़ा शॉर्ट बूस्टर होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि मैन पार्ट्स के थ्रू तो आप समझ लीजिए दुश्मन का अगर कोई फाइटर जेट आता है उसके थ्रू हम डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और जिससे वो घातक हमला होने वाला है। ड्रोन्स के लिए अंबर जी $2 बिलियन हम खर्चा कर रहे हैं, और आज तो आर्मी के पास 50,000 ड्रोन्स है, हमारा बास यूनिट रेडी है। तो ये भी एक तरह से देखिए कि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से आप देखिए भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री का सनराइज सेक्टर है, और ये जो सेक्टर है अगले साल इसका बेनिफिट आप देखने को मिलेगा। कोई भी कंट्री आएगी सब बोलेगी भारत के अंदर हमको डिफेंस जो है प्लांट लगाना पड़ेगा, और इंडिया विल बिकम द मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो भारत के अंदर पड़ेगा। सारी कंट्रीज जो है भारत में बनाएगी। आपको बता देता हूँ इजराइल के जो रेडर है वो तमिलनाडु में बन रहे हैं, उनकी जो मिसाइल्स है वो शिरडी में बन रही है। रशिया भी आप देखिए कि उसको भी अभी जैसे अमेरिका ने हमको जी इंजन नहीं देगा, तो कभी ना कभी हमें सुखोई 57 लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसको कौन बनाएगा भारत में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा, नागपुर में बनाएगा या नासिक में बनाएगा। तो ये सब चीज भारत में होना ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उमेश जी एक बात तो यहाँ पे समझ में आती है कि ड्रोन्स, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम और एआई बेस्ड वॉरफेयर जो है वो पूरी तरह से भारत की प्रायोरिटी बन चुके हैं। लेकिन एक बात और इसमें ये है कि क्या मेक इन इंडिया जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो अब अनप्रेसिडेंट उसको बूस्ट मिलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और ये है कि क्या भारत एक एशिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है क्या? देखिए अंबर जी, भारत के अंदर तो आपको बताता हूँ सरकार जो है पूरा सपोर्ट दे रही है। उन्होंने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जो है वो खोल के रख दिया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड दे के रखा है, पूरा तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ मिनिमम पायलट ऑर्डर्स जो है वो दे रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स। और ये भी देखिए कि जो भारत के अंदर मेक इन इंडिया से अब बात हो रही है कि डिजाइन डेवलप्ड एंड ओन्ड इन इंडिया। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी इसके डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है, सोर्स कोड है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अपग्रेड कैपेबिलिटी है, लाइफ साइकिल सपोर्ट है, वो सब भारत में बनने के लिए उन्होंने बोल दिया है। इसी के ऊपर रफाल के ऊपर भी बात हो रही है कि कितना लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन होगा। आज फ्रांस 50% माना है, भारत ने 60 to 70% बोला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगोशिएशन चल रहा है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब देखिए वॉर के टाइम पे हम विदेशी सप्लायर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। हमें वेपन से हमारे को हमने कल नई वेपनरी अगर डेवलप कर ली, बार बार हम इन लोगों के पास नहीं जा सकते, हर चीज के लिए पैसे मांगेंगे। अभी हमारे पास इंटरफेस रहेगा तो हम अपने वेपन को उनके जो सिस्टम्स है उसके साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे without their permission, without their asking for that permission every time. This is what India is looking for. फ्रांस इसी के ऊपर बात कर रहा है भारत के साथ, और अब जो है ये एक तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, और आगे जाके तो हमें युद्ध लड़ना ही है, कोई उपाय नहीं है। पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, हमें पाकिस्तान को तबाह करना ही पड़ेगा, पीओजेके को लेना ही पड़ेगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो करने ही है। तो ये सब चीजें तो हमारे पास जरूरी है हमारे सोल्जर्स के लिए। 1 लाख करोड़ के आगे जाके तो और भी करना पड़ेगा, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मल्टी फ्रंट वॉर लड़ना पड़ सकता है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ, एक तरफ बांग्लादेश के साथ, और चाइना भी एक जो है वो भी लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में खूब फ्रंट खोल सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हमें उसके लिए हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको वेपन्स चाहिए। ऑल एक्सेस वेदर रोड्स तैयार किया जा रहा है, मतलब टनल्स तैयार किया जा रहा है कि अगर कोई दुश्मन कुछ करे तो इमीडिएटली हमारे जो वेपन सिस्टम्स है, हमारी जो फोर्सेस है, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं बॉर्डर के सारे चेक पॉइंट्स पे। हर जगह तो फोर्स नहीं रहती है, पर जो एक्सेस रोड्स है वो पहले नहीं थे। इस सरकार ने बनाए, ये मोदी सरकार ने बनाए, कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाए। बिल्कुल। तो 1 लाख करोड़ की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में काफी कुछ हमें नजर आ रहा है, और ये जो शॉपिंग का बजट है वो ऑफकोर्स जरूरत के हिसाब से बढ़ भी सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पर इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, और जो असर पड़ेगा इस पूरे शॉपिंग के बाद, जो डिफेंस शॉपिंग भारत कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन तस्वीर यहाँ पर बहुत ज्यादा साफ है। ये एक सिर्फ प्रोक्योरमेंट मीटिंग नहीं है, भारत के फ्यूचर बैटलफील्ड का ब्लूप्रिंट है। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज है उनमें एक बड़ा सा जंप देखने के लिए हमें मिलेगा। और यहाँ पर साथ ही हम देखेंगे कि इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या 1 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट भारत का जो फ्यूचर वॉर है उसके लिए तैयार करेगा? क्या मेक इन इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम अब ग्लोबल जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है? और क्या भारत इम्पोर्टेड वेपन्स पर जो निर्भर रहने के लिए बजाय अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को और ज्यादा दुनिया को सरप्राइज करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 21st सेंचुरी का मिलिट्री पावर बैलेंस एशिया में भारत के पक्ष में बदलना शुरू हो चुका है, और आने वाले कुछ सालों में सिर्फ वेपन्स इस बात का फैसला करेंगे कि वो ये बात भी तय करेंगे कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, और या फिर ग्लोबल जो मिलिट्री पावर की पहली पंक्ति में अपनी जगह बना बनाने में भारत जो है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। मुझे बहुत धन्यवाद।